हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, डेट इज लेक्चर नंबर 11। तो आज है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 11, लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 10 में हमने क्या देखा था सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं कौन कौन से, तीन, sp sp2 sp3, ये सब हाईली अनसिमेट्रिकल होते हैं। और जो sp3d1 होता है वो ये सब हाईली सिमेट्रिकल होते हैं। और जो sp3d1 होता है ये हाईली अनसिमेट्रिकल होता है। तो sp3d1 इसके कारण एक बॉन्ड आया था, दो बॉन्ड आए थे। पहला था एक्सियल बॉन्ड, दूसरा था कौन सा बॉन्ड, इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो जो परसेंटेज s लैविंग होते हैं वो इक्वाटोरियल बॉन्ड पे जाते हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं मोस्ट वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर नंबर 10 देखा होगा। थोड़ा लंबा लेक्चर था वो, लेकिन वो बहुत कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर था। उसमें बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे। और हमने देखा था VSEPR थ्योरी, मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्सन के कारण शेप चेंज होता है, अपने को ये पता है ना, राइट। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का शेप हम कैसे बताएं, अपने को ज्योमेट्री निकालने आता है। हम लेक्चर नंबर शायद 8 से ज्योमेट्री निकालना सीख गए थे। अब अपने को शेप निकालना है। अब शेप हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ VSEPR थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी क्यों आया था, अगर कोई पूछे आपसे कि ये थ्योरी क्यों आया था, तो बोलना किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निकालने के लिए ये थ्योरी आया था। तो ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, ये तो हो गया था। फिर उसका हमने क्वेश्चंस देखे थे, एग्जांपल्स देखे थे शेप के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने आपको शेप निकालना बता दिया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम उसके आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे का टॉपिक से आज हम समझेंगे बॉन्ड एंगल क्या होता है। बॉन्ड एंगल के ऊपर अलग अलग तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, यानी बॉन्ड एंगल एनालिसिस। एंड देन थर्ड हम देखेंगे डाइपोल मूवमेंट और क्वेश्चन एग्जांपल्स ऑन डाइपोल मूवमेंट। तो टुडेज लेक्चर टॉपिक्स इज टुडेज लेक्चर्स टॉपिक्स। तो आज के कुछ 4-5 टॉपिक्स है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, मतलब देखेंगे हम बॉन्ड एंगल क्या होता है। तो आप बार बार बॉन्ड एंगल का नाम सुन रहे होंगे पिछले प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम अच्छे से समझेंगे बॉन्ड एंगल होता क्या है। फिर उसके बाद इसी बॉन्ड एंगल के ऊपर एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केस को अच्छे से समझेंगे। बॉन्ड एंगल एनालिसिस जिसको मैं बोल रहा हूँ, एनालिसिस। फिर उसके बाद एक आपको टेक्स्ट बुक में लास्ट में दिया डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट क्या आता है उसको अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है डाइपोल मूवमेंट। ये आपको फिजिक्स में भी दिखेगा, अभी नहीं तो 12th में, डाइपोल मूवमेंट। फिर उसके बाद इसी के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत सारे नहीं देख पाएंगे, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो 4-5 तो एग्जांपल्स हो ही जाएगा, मिनिमम 3 तो हो ही जाएगा आई होप। तो एग्जांपल्स ऑन डाइपोल मूवमेंट, आई होप आपको सब समझता होगा डाइपोल मूवमेंट। तो आज के लेक्चर में हम इतने सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। बॉन्ड एंगल के ऊपर एनालिसिस देखेंगे, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है उसको समझेंगे, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, अब ये लेक्चर नंबर 11 है। अब इसके बाद मेरे हिसाब से 2 लेक्चर और आएंगे, इसमें चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। लास्ट में आपको क्या दिया है, मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी, मतलब आपके जो लेसन है उसको बीच में ही दे दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे लास्ट में रखा हूँ, आपको लास्ट में समझने में आसानी होगा। तो वो क्या है, मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी, MOT। तो उसके लिए शायद 2 लेक्चर लग सकते हैं। तो उसमें इसके बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेक्चर नंबर 12 या फिर 13 लास्ट लेक्चर होगा केमिकल बॉन्डिंग का। तो चलिए अब रियल में स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं बॉन्ड एंगल क्या होता है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होता है उसको देखते हैं। अब देखो, नाम क्या है, बॉन्ड एंगल, यानी एक ऐसा एंगल जो 2 बॉन्ड के बीच में बने। मतलब यहाँ पे देखो सब एकदम स्मॉल लेवल पे हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 ऑर्बिटल्स, मान लो एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है, ये 2 ऑर्बिटल्स के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। आपको अच्छे से अभी नहीं समझा होगा, अभी मैं एग्जांपल लूंगा समझेगा। तो बॉन्ड एंगल को मैंने क्या बोला, दी एंगल बिटवीन दी ऑर्बिटल्स,
बिटवीन दी ऑर्बिटल्स होल्डिंग दी इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल ऐसे कौन से होने चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखे बॉन्ड फॉर्मेशन में। होल्डिंग दी इलेक्ट्रॉन्स या फिर इसको मैं और अच्छे तरीके से लिख सकूं तो हो जाएगा द एंगल बिटवीन दी ऑर्बिटल्स होल्डिंग दी, यहाँ पे ऐसा मैं लिख सकता हूँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात चलता है इसलिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल, इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो मैंने क्या अभी लिखाया, द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स होल्डिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। यानी दो ऑर्बिटल्स ऐसे हो जो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखे हो, उन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा उस एंगल को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ये तो थियोरेटिकल बात हुआ। अब एग्जांपल से समझो, एग्जांपल समझना बहुत आसान होता है अगर डेफिनेशन शुरुआत में क्लियर है फिर। तो यहाँ पे मैं किसका एग्जांपल लूँ समझने के लिए, चलो ले लेते हैं एग्जांपल H2O का। यहाँ पे लेता हूँ H2O का एग्जांपल। तो H2O एग्जांपल H2O। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, एंगल देख रहे हो ना, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना होगा। तो H2O ये दिख रहा है आपको H2O, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? अगर मैं पूछूँ इसमें सेंट्रल एटम कौन है तो आपको अभी तो सेंट्रल एटम एकदम आसान से लगता होगा। सेंट्रल एटम कौन सा है? O मतलब ऑक्सीजन। क्यों मैं ऐसा बार बार बोल रहा हूँ ये सेंट्रल एटम क्यों है? इसका रीजन है ना कि कम नंबर में प्रेजेंट है, इसलिए सेंट्रल एटम है। तो ये सेंट्रल एटम में तो इसको बीच में यहाँ पे बना दिया मैं। इसके बाद एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, ये तो सबको पता ही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दो बॉन्ड बनाएगा, दो हाइड्रोजन है इसलिए। तो ऐसे ऑक्सीजन के वैलेंस सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस सेल रहेंगे उतना बॉन्ड बनेगा। अगर बॉन्ड नहीं बना तो जो बच गया उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। यानी लोन पेयर क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग पार्टिसिपेट ना लिए हो। तो यहाँ पे इसके पास 6 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 ही बॉन्ड बन रहा है। एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ। अब बचे इसके पास कितने? 1 2 3 4 तो हो गया, अब 2 और बचे। तो इसको थोड़ा इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो अब कितने हो गए? 2 4 6 और इसके बाद 6 वैलेंस सेल होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो एक ये ऑर्बिटल एक ये ऑर्बिटल है, एक माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं। तो एक ये ऑर्बिटल एक और ये दूसरा ऑर्बिटल। तो दोनों ऑर्बिटल के बीच में और ये होल्डिंग दी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करके रखें? होल्ड करके रखें। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा, मैं रेड से इसको दिखाता हूँ, जो भी एंगल होगा उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो मान लो यहाँ पे जो भी एंगल होगा, तो ये क्या है? एंगल। इसको तो हमें डार्क कर दिया। तो जो भी एंगल होगा उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल। तो यही है अपना बॉन्ड एंगल। तो आपको ये पता चल गया होगा बॉन्ड एंगल क्या है। अब यहाँ पे एग्जांपल समझो, ये ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के बीच में ये क्या है? 2 ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स है जो कि होल्ड करके रखे हैं इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल। और ये क्या है? होल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्डिंग ऑर्बिटल्स, इसको हम बोलेंगे होल्डिंग ऑर्बिटल्स। इसको मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ। ये क्या है अपना? होल्डिंग ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, 2 को मैंने कंसिडर किया है। ठीक है, तो आई होप आपको बॉन्ड एंगल में अभी क्लियरिटी मिल गया होगा कि व्हाट इज बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? 2 ऑर्बिटल के बीच में बनने वाले एंगल को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए जो कि होल्ड करके रखे उस 2 बॉन्डिंग किसके? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा, 2 ऑर्बिटल्स के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो जगह बॉन्ड एंगल। अब आपको पता है, मुझे भी पता है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग ज्योमेट्री के लिए बॉन्ड एंगल अलग होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता चलूँ तो जैसे SP होता है,
एक होता है हाइब्रिडाइजेशन एसपी, तो ये क्या होता है लीनियर, यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो एसपी क्या होता है लीनियर, लीनियर ये तो पता ही है, सबसे बेसिक है। तो लीनियर का जो भी बॉन्ड एंगल होता है, लीनियर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है 180 डिग्री, राइट। फिर इसके बाद होता है sp2, sp2 ये क्या होता है sp2 का ज्योमेट्री क्या होता है ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल गोनल प्लेनर, प्लेनर। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, यहाँ पे मैं दूसरे मार्कर से इसको लिखता हूँ। लीनियर के लिए 180 डिग्री, ट्रायगोनल प्लेनर है तो इसके लिए कितना होता है, इसका कितना होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। आई होप आपको पता होगा, तो मैंने बताया भी है वैसे तो। एक दो, फिर इसके बाद sp3 का देखें, sp3 क्या होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल किस तरीके का स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा अजीब था, मतलब 3D में था, इसको 2D में इतना अच्छे हम समझ नहीं सके तो भी मैंने आपको समझाया था। तो टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद क्या होता है sp3d1 आएगा तो उसका बॉन्ड एंगल अलग आएगा। तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल जनरली हम ये तीनों को ही देखते हैं ज़्यादातर। तो ये तो बॉन्ड एंगल के ऊपर बात हुआ। अब इसके ऊपर हम एनालिसिस भी कर सकते हैं कि अलग अलग जैसे कंडीशन हुआ तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज होता रहता है। तो बॉन्ड एंगल एनालिसिस अब वो देखते हैं, फिर आई होप आपको ये बॉन्ड एंगल समझा होगा। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखते हैं बॉन्ड एंगल एनालिसिस, यानी बॉन्ड एंगल किस तरीके से चेंज होता रहेगा, यानी बॉन्ड एंगल किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। तो बॉन्ड एंगल एनालिसिस, इसमें 4 कंडीशन हम देखेंगे। 4 अलग अलग कंडीशन पे बॉन्ड लेंथ अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहले हम देखेंगे इफ हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हुआ, जैसे मैं 3 हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर किया, एक sp, दूसरा sp2, तीसरा sp3, तो अगर इसमें मैं पूछूं बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे, तो मैं अभी उसको बताऊंगा। फिर इसके बाद इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हम क्या चीज़ देख के अलग अलग मोलिक्यूल्स का बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे यहाँ पे मैं sp3 3 हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर किया और इसके सबके मोलिक्यूल्स अलग है, तो वहाँ पे क्या रिलेशन होगा बॉन्ड एंगल का सेम हाइब्रिडाइजेशन के साथ। तीसरा इसके बाद अगर किसी एटम में सेंट्रल एटम सेम हुआ, किसी में साइड एटम सेम हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब ये बोल रहा हूँ तो आपको नहीं तो समझ रहा होगा, तो मैं एग्जांपल लेते चलता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो बॉन्ड एंगल एनालिसिस में हम पहले देखेंगे इफ हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, इफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो डिफरेंट हो। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हुआ तो उस केस में अपने को क्या करना होता है, उस केस में अपने को चेक करना होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर मैंने बताया था किस तरीके से होता है, तो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे चेक परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो अगर अपने को हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग दिया है तो उस टाइम हमें परसेंटेज एस कैरेक्टर को क्या करना है, चेक करना है परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब क्या इसका, ऐसे sp sp2 sp3 लिया, यहाँ पे 3 में हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करता हूँ, उसके ऊपर हम एग्जांपल देखेंगे तो ये टॉपिक समझेगा। लिया मैं एक sp, दूसरा लिया sp2, तीसरा लिया sp3। तो अब इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर अलग होगा, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर अलग होगा, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है टोटल। तो इस केस में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, परसेंटेज एस, वो कितना होता है 50%, 50%। अब मैं इसे डायरेक्ट लिख दिया। ऐसा मैं क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर के ऊपर बात चल रहा है, तो यहाँ पे टोटल कितने, 1 और ये 2, टोटल 2 है, 2 में से बेचारा अपना एस 1 है, तो ऐसा समझ सकते हो 2 में से आपका 1 मार्क्स आया। सब मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2 था टोटल, 2 मार्क्स समझ सकते हो, उसमें से 1 है, 1 मार्क्स आया। इसका परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना हम, तो ये इससे आधा, तो क्या होगा 50%। आंसर क्या है 50%। तो इस तरीके से हम परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, अभी फिर से बता ही दिया, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर एसपी में 50% है। अब यहाँ पे सेम क्या होगा,
मैं डायरेक्ट लिखने से पहले एक बार निकाल देता हूँ। 2 1 3 है, यानी 3 में से अपना एक एस प्रेजेंट है, तो 3 में से 1 मार्क्स आया, तो कितना परसेंट आया होगा? 33.3%। कैसे? 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही कुछ आएगा। तो ये एस जो कैरेक्टर है वो 33.3% है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज एस है कितना है? 33.3%। इसके आगे मैं चलूँ, 3 1 4 है, 4 में से 1 मार्क्स आया, एक है ना, परसेंटेज के लिए 100, इसको करूँगा तो ये कितने में? 2 और ये 5, तो 25% आएगा। तो यहाँ पे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है SP3 के लिए, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 25% है। आई होप आपको ये परसेंटेज एस कैरेक्टर का खेल समझा होगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इन SP 50%, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन SP2 33.3%, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन SP3 25%, राइट। अब इसके बाद हम क्या करें? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, तो देखो मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक SP लिया, एक SP2 लिया, एक SP3 लिया, 3 अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है। अब उस टाइम पे अपने को परसेंटेज एस कैरेक्टर चेक करना होता है, ये तो मैंने शुरुआत में बोला। तो अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, यानी बॉन्ड एंगल किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये अपने को पता लगाना है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? S और P है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, किसका? एक इस तरीके का मैं मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, कंपाउंड, ये एक ये। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SP है। यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। SP SP2 SP3, तो H और C डबल बॉन्ड CH, यही हुआ। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वैसे तो 1 2 3, या फिर आप ऐसे कंपाउंड में डायरेक्ट लो तो भी समझ आएगा। तो SP, अब देखो SP है तो SP का ज्योमेट्री क्या होता है? जियोमेट्री, ज्योमेट्री क्या होता है बोलो? SP का ज्योमेट्री होता है लीनियर, तो इसका ज्योमेट्री है लीनियर। तो आपको ही पता चलेगा ज्योमेट्री अगर लीनियर है, इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा, राइट। तो बॉन्ड एंगल क्या आएगा? 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, सॉरी 120 नहीं, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो पता ही है। अब यहाँ पे देखो सबका हम कंपैरिजन करके एक रिलेशन निकालेंगे, टेंशन मत लो। अब यहाँ का ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, SP2 का ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, ये भी पता है अपने को। अगर ट्रायगोनल प्लेनर है तो वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो ट्रायगोनल प्लेनर के लिए क्या डिफाइन था? बॉन्ड एंगल कितना था? 120 डिग्री, गलत नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, सबको पता है 120 डिग्री। फिर उसके बाद SP3 के केस में ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के केस में जो बॉन्ड एंगल था कितना था? बॉन्ड एंगल बोलो कितना था? 109.5 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना यहाँ पे कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हुआ वैसे ही बॉन्ड एंगल का भी ऑर्डर डिक्रीज हुआ। तो इसका मतलब वी कैन से कि जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? परसेंटेज एस कैरेक्टर के। कि अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा हुआ, अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा हुआ इसका मतलब इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अगर बॉन्ड एंगल कम हुआ तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो भी कम होगा। इससे आपको पता चला होगा। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड डैट, यही बताने के लिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया। तो देयरफॉर वी कंक्लूड डैट, हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि जो ये क्या मैंने बोला बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? परसेंटेज एस कैरेक्टर के। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा क्या होगा अपना बॉन्ड एंगल। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ,
तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग दिया हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, तो वहाँ पे आप क्या चेक करोगे, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर। और अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल का। जितना जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, उसका उतना बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। तो यही रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, यही फैक्टर को बताने के लिए मैं ये 3 एग्जाम्पल लिया था। आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल गया होगा। अब इसका ही अपोजिट केस हो जाएगा, इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कुछ और, मैं भी बताता हूँ आपको। तो आई होप आपको ये समझा होगा। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अब आगे चलते हैं। तो अब दूसरा, इफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, सेम। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है, अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है, तो वहाँ पे अपने को क्या चेक करना होगा, चेक नंबर ऑफ लोन पेयर। अपने को वहाँ पे चेक करना होगा, चेक नंबर ऑफ लोन पेयर। अपने को लोन पेयर का नंबर चेक करना होगा। जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा, उतना ही कम बॉन्ड एंगल होगा। अब ये ऐसा होता क्यों है, मैं आपको एग्जांपल लूँगा। तो चेक नंबर ऑफ लोन पेयर, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा देखा गया है कि नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीजेस। बॉन्ड एंगल जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। तो मैंने क्या बोला, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीजेस। अब ऐसा होता क्यों है, अब इसको आप समझ सकते हो कॉन्सेप्ट से। जैसे देखो, मैंने आपको क्या बोला था, दो इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं, उन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, ये तो पता ही है। तो अगर अभी ये भी पता है कि जो लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। तो अपने को ये पता है लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होने वाला है। तो अगर लोन पेयर ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा रिपल्सन होगा। अगर कहीं ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। जैसे अगर ऊपर से, जैसे यहाँ पे मैं वहाँ पे डायग्राम बनाया था, कैसा था, एग्जाम्पल से एन इस तरीके से मान लो यहाँ कुछ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर, अब यहाँ पे जितने ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट हो गए, यहाँ से उतना रिपल्सन होगा। अगर रिपल्सन ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, बॉन्ड एंगल घटेगा। तो ये समझना वो तो बहुत आसान है कि इफ नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ये तो अपने को फीलिंग से भी समझ आता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इट हैज़ इनवर्स रिलेशन। क्या लिखा हूँ ऐसे बता दिया। यहाँ पे मैं 3 कंपाउंड को लेता हूँ, उससे हम समझते हैं कि लोन पेयर इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैं पहला लेता हूँ CH4, दूसरा लेता हूँ NH3 और तीसरा लेता हूँ H2O। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है, इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो यहाँ पे CH4 के केस में क्या होता है, 4 लोन पेयर, सॉरी 4 सिग्मा बॉन्ड्स 4 सिग्मा बॉन्ड्स रहते हैं प्लस 0 लोन पेयर। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं और 0 लोन पेयर प्रेजेंट रहता है CH4 के केस में। और NH3 के केस में क्या होता है, N के पास 5 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, 3 बना, यहाँ 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस कितना, 1 लोन पेयर। ये तो आपको समझ रहा होगा। अब ऑक्सीजन कितना 6 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना मतलब 2 सिग्मा प्लस 4 बच गया यानी 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर सबका क्या आ जाएगा, 4 4 4, मैं सबका स्टेरिक नंबर सेम है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। इसलिए मैं CH4 NH3 और H2O का एग्जाम्पल लिया हूँ। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, S, दूसरे मार्कर से लिखता हूँ
sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है टेट्राहेड्रल। तो sp3 मतलब क्या है, इसका ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। और अपने को ये भी पता है जो टेट्राहेड्रल होता है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 109 डिग्री, 109.5 डिग्री यही होता है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर होने के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो अलग अलग हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होता है टेट्राहेड्रल यहाँ पे 0 लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे काम का। अगर लोन पेयर प्रेजेंट हुआ तो वहाँ पे रिपल्सन क्रिएट होगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है CH4 केस में बॉन्ड एंगल जो होता है वो प्योर रहता है एकदम, मतलब 109.5 डिग्री इतना ही रहता है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ लोन पेयर नहीं है, तो जितना होना चाहिए ये इतना ही रहता है। लेकिन NH3 के केस में एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, ये लोन पेयर के कारण यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। एक लोन पेयर प्रेजेंट यानी ऊपर से रिपल्सन आएगा, अगर रिपल्सन आया तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो यहाँ 109 समथिंग डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाता है बॉन्ड एंगल 107। बॉन्ड एंगल कितना यहाँ निकल के आता है 107 डिग्री। अब ऐसा देखा गया है, अब इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर इसे कारण यहाँ पे बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो इससे अपने को ये क्या पता चल रहा है कि जो ये बॉन्ड एंगल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लोन पेयर के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक लोन पेयर था, अब यहाँ पे दो लोन पेयर हो गए। यहाँ जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना ही बॉन्ड एंगल घटेगा। तो अब इससे भी कम यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है। तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो इससे भी कम होता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है यहाँ पे 104.5 डिग्री, ये इतना रहता है 104.5 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन यहाँ दिख रहा होगा कि जितना क्या हो रहा है यहाँ पे, जितना ज़्यादा लोन पेयर है उतना ही कम बॉन्ड एंगल हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। यहाँ पे मैं लास्ट में रिलेशन लिखता हूँ, जो बॉन्ड एंगल है अपना, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/, क्या मैंने बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके किसके, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। तो मैंने क्या लिखा, जो बॉन्ड एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर के, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही कम लोन पेयर। या फिर ऐसा समझो, अगर किसी मॉलिक्यूल में ज़्यादा लोन पेयर है तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल घट जाएगा। सीधा एग्जांपल आपको दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल घट गया, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स बताया और एक ये रिलेशन बताया। आई होप आपको ये समझ गया होगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ तो हम क्या करेंगे, हम चेक नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हुआ तो क्या करेंगे, चेक परसेंटेज एस कैरेक्टर। जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, लेकिन जो लोन पेयर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। तो अभी तक हमने 2 रिलेशन देखा। अब इसके बाद थोड़ा सा अलग है। कैसा अलग है, यहाँ पे सेंट्रल एटम और साइड एटम के बेसिस पे हम रिलेशन बता सकते हैं किसका, बॉन्ड एंगल का। तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे देखते हैं। फिर तीसरा हम देखेंगे, इफ हाइब्रिडाइजेशन अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, विच इज इक्वल टू सेम। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो जाए, नंबर ऑफ लोन पेयर, ये सब तो था रेयर है लेकिन ऐसे है कुछ कंपाउंड्स, नंबर ऑफ लोन पेयर वो भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। फिर तीसरा जो अपना सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम ये भी सेम हो जाए। अब ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है तो एग्जांपल में दिखाऊंगा आपको। सेंट्रल एटम भी सेम हो जाए एंड जो साइड एटम है वो डिफरेंट रहे। जो साइड एटम है, अब सब तो सेम नहीं हो सकता तो कोई तो डिफरेंट रहेगा ही। तो साइड एटम अगर डिफरेंट है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है, सेम, और सेंट्रल एटम ये क्या अपना सेम बट डिफरेंट क्या है, एंड साइड एटम
डिफरेंट, बस अपना साइड एटम डिफरेंट है। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो बॉन्ड एंगल का जो रिलेशन होगा वो क्या निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अब यहाँ पे अपने क्या करना होता है, चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। क्या बोला मैंने, अगर इस तरीके का कंडीशन दिखे तो अब वहाँ पे तुरंत चेक करना क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पूरा लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ किसका, साइड एटम डिफरेंट है इसलिए साइड एटम का, ऑफ साइड एटम। तो साइड एटम का अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना होगा कब, जब साइड एटम डिफरेंट है और हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, लोन पेयर सेम हो जाए, सेंट्रल एटम सेम हो जाए, उस टाइम पे अपने को ये करना होगा। हाँ, तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम का चेक करना होता है। फिर उसके बाद ऐसा देखा गया है, इसके बाद आफ्टर जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। तो यहाँ पे रिलेशन मैंने पहले ही लिख दिया, अब एग्जांपल बताऊंगा तो आपको रिलेशन पता चल जाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि आफ्टर आपने वो चेक करना होगा, मतलब आप आफ्टर ऐसा बोल सकते हैं, जो बॉन्ड एंगल होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम चेक किए तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुआ उस साइड एटम का तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम का कम हुआ तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। तो यही है रिलेशन, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ रेड से। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, डिफरेंट क्या है, साइड एटम, तो उस टाइम पे अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम चेक करना होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल का, या फिर इसको अलग लैंग्वेज में बोल सकूँ, जो बॉन्ड एंगल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के। तो अब इसको समझने के लिए दो मॉलिक्यूल्स में लेता हूँ, NF3, दूसरा लेता हूँ NCl। एक मैंने लिया NF3, एक NF3 ले रहा हूँ, दूसरा लेता हूँ NCl, मतलब वही NCl3। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम है, 5 बॉन्ड बनाता है, 3 बना, 3 सिग्मा 1 लोन 4 sp3, यहाँ भी sp3। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, ये पता चल रहा है। इसके बाद जो लोन पेयर है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो लोन पेयर क्या है, लोन पेयर ये भी क्या है, सेम है। फिर तीसरा क्या, जो सेंट्रल एटम है वो भी सेम है, एन है सेंट्रल एटम, यहाँ भी एन है सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम वो भी सेम हो गया। देख रहे हो, ऐसा भी कंडीशन होता है। डिफरेंट क्या है, बस साइड एटम, यहाँ पे साइड एटम फ्लोरीन है, यहाँ पे साइड एटम क्लोरीन है। अब देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब साइड एटम है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे। तो अपने को ये पता है कि जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन क्लोरीन। तो ऐसा बोल सकते हैं, एज वी नो, हम क्या जानते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में लिखा, इज ऑफ किसका, फ्लोरीन का, इज ग्रेटर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन के। तो ये अपने को पता है। तो अब इससे होगा क्या, इससे ये पता चल जाएगा कि जो बॉन्ड एंगल है दोनों के बीच में, किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल कम। तो अब देखो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, मतलब उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बॉन्ड एंगल ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर टू बॉन्ड एंगल ऑफ फ्लोरीन। आई होप आपको समझ ही गया होगा। तो लास्ट में मैं कंक्लूजन लिख सकता हूँ, तो बॉन्ड एंगल ऑफ क्लोरीन, बॉन्ड एंगल ऑफ किसका, क्लोरीन का, Cl का, इज ग्रेटर है, इज ग्रेटर टू
बॉन्ड एंगल ऑफ फ्लोरीन, बॉन्ड एंगल ऑफ फ्लोरीन एफ से, कि यही अपने को पता करना था कि बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम करेंगे, जब साइड एटम क्या हो, डिफरेंट हो। तो अपने को ये तो पता है जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब फ्लोरीन इज अ ग्रेट, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है तो उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा कंपेरिजन टू फ्लोरीन। तो अब इसके बाद हम देखते हैं अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हुआ और साइड एटम सेम हुआ तब हम क्या करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा, अगर आपको ये समझ गया तो वो समझना आसान है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अब उसके आगे के टॉपिक को देखते हैं। फिर चौथा, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम। दूसरा, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर ये भी क्या है, सेम। तीसरा, जो साइड एटम है, साइड एटम वो भी क्या है, सेम। डिफरेंट क्या है, बस यहाँ पे एंड क्या बचा अपना, सेंट्रल एटम क्या डिफरेंट है, सेंट्रल एटम अगर ये क्या है, डिफरेंट है, तब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, साइड एटम सेम, सेंट्रल एटम डिफरेंट। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हुआ तब हम क्या करेंगे यार, तब जैसे उस टाइम पे इसके प्रीवियस वाले केस में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम देखते थे, उसके बाद हम एक रिलेशन देखते थे, वैसे यहाँ पे यही होगा, यहाँ पे चेक दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो डिफरेंट है, कौन डिफरेंट है, सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, साइड एटम, साइड एटम नहीं सेंट्रल एटम, क्यों सेंट्रल एटम ही अलग है। तो सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना होगा। अब इसका रिलेशन मैं बता रहा हूँ, तो पहले ये अपने को करना होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जो डिफरेंट है उसका हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। अब चेक करने के बाद आफ्टर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक रिलेशन से साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो अपने को यहाँ ऐसा देखा जाता है, जो बॉन्ड एंगल होता है, ये आपको मैं अभी एग्जांपल से क्लियरिटी दूंगा। तो जो बॉन्ड एंगल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। आप बोलोगे ऐसे डायरेक्ट मैंने नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट लिख दिया है, तो अब इसको एग्जांपल से मैं प्रूफ भी करूँगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसके, सेंट्रल एटम के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा एक रिलेशन अपने को दिखता है। दो एग्जांपल लेते हैं, अब इसको समझते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, साइड एटम सेम, डिफरेंट इज सेंट्रल एटम। सो हियर वी चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, राइट। इसके बाद अपने को क्या करना होगा, जो बॉन्ड एंगल है ये अपने को पता होना चाहिए, जो बॉन्ड एंगल है इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। अब ऐसा क्यों होता है उसको एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल में लेता हूँ NF3 का, NF3 का, दूसरा PF3 का। अब इस केस में भी ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, N 5 बॉन्ड बनाता है, P 5 बॉन्ड बनाता है, तो 5 बॉन्ड बना रहा है, 3 बन रहे हैं, यहाँ दो, एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, टोटल क्या हुआ 4, तो sp3 इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे सेम है, हाइब्रिडाइजेशन ये क्या है, सेम है, ये हुआ। फिर जो यहाँ पे साइड एटम है ये भी क्या सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर ये भी सेम है, तो लोन पेयर ये सेम है। और जो साइड एटम है, साइड एटम कौन है, फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, तो साइड एटम भी सेम है, साइड एटम विच इज इक्वल टू सेम। अब ये सेम है, डिफरेंट क्या है, बस सेंट्रल एटम अलग अलग है। तो इस केस में अपने को देखना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखो, एक है नाइट्रोजन, एक है फॉस्फोरस, तो अपने को ये पता है ना कि एक नाइट्रोजन के बाद आता है फॉस्फोरस। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो ऊपर क्या है नाइट्रोजन, नीचे क्या है फॉस्फोरस। अब ये भी आपको पता होगा शायद कि ऊपर से नीचे आते हैं किसमें, पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है,
ऐसे ही लेफ्ट से अगर राइट जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, ये तो पता ही होगा, 10th में आपने पढ़ा होगा। तो ऊपर क्या है नाइट्रोजन, नीचे है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन है फॉस्फोरस है, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का। तो अब देखो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बॉन्ड एंगल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर, या फिर पहले लिख सकता हूँ सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, नाइट्रोजन इज मोर एज कंपेयर्ड टू फॉस्फोरस। तो ऐसा मैंने लिखा, फिर हम ऐसा कंक्लूजन इस रिलेशन से दे सकते हैं, देयरफॉर जो बॉन्ड एंगल है किसका, नाइट्रोजन का, बॉन्ड एंगल जो बॉन्ड एंगल है ऑफ किसका, नाइट्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा हो जाएगा कंपैरिजन टू बॉन्ड एंगल ऑफ फॉस्फोरस, बॉन्ड एंगल ऑफ फॉस्फोरस पी से। तो ये भी अपने को पता चल गया। तो यहाँ पे मैंने बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड के बीच में बनने वाले एंगल को अपन बोलते हैं बॉन्ड एंगल। फिर इसके बाद हमने देखा बॉन्ड एंगल एनालिसिस, 4 कंडीशन देखे, 4 रिलेशन देखा। अब इसके बाद हम चलते हैं इस लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। आप समझते हैं डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आप देखते हैं डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट में आपको यहाँ पे दिख रहा है, डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब पोल्स, तो यहाँ पे 2 पोल्स रहेंगे। तो जो डाइपोल मूवमेंट है ये आया क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो चार्ज सेपरेशन है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम डाइपोल मूवमेंट का यूज करते हैं। जैसे एक जब कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है तो वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो इन दोनों के बीच में जो चार्ज सेपरेशन है उसको मेजर करने के लिए हम डाइपोल मूवमेंट का यूज करते हैं। तो जो इसका सिंबल होता है वो क्या होता है, म्यू, डिनोटेड बाय म्यू, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। अब डाइपोल मूवमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट इज द मेजरमेंट होता है, इज द मेजरमेंट ऑफ चार्ज सेपरेशन का मेजरमेंट होता है, चार्ज सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे बात चलेगा, इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है, ये मेजरमेंट करता है किसका, चार्ज सेपरेशन का, जो पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में जो चार्ज सेपरेशन है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, म्यू से। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी का मतलब होता है चार्ज सेपरेशन, तो जो पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी का मतलब चार्ज सेपरेशन। मैं आपको एग्जांपल लूँगा तो आपको पता चलेगा, चार्ज सेपरेशन द चार्ज सेपरेशन ऑफ एनी पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ऑफ एनी पोलर कोवलेंट bond is expressed in terms of dipole moment, in terms of dipole moment। तो मैंने क्या बोला, पोलैरिटी ऑफ एनी पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट, यानी इसका मतलब सिंपल में बोल सकता हूँ कि अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है उसी के बीच में डाइपोल मूवमेंट लगेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल मूवमेंट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जब पोल्स ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट यूज
नहीं होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ हो, और नॉन पोलर क्या होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो मॉलिक्यूल के, दो एटम के बीच में क्या हो, जीरो हो। तो डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट विच इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो डाइपोल मोमेंट का एक ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब ये क्या होता है, मतलब ये क्या है, अभी मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। तो डाइपोल मोमेंट को किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, म्यू से। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्यू, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। तो म्यू विच इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, ये आपको याद होना चाहिए। म्यू विच इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे CO2 का, मैं CO2 का एग्जांपल लेता हूँ। अब CO2 में क्या होता है, बीच में और रहता है, यहाँ पे CO2 में क्या होगा, बीच में कार्बन रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो CO2 में यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। अगर कहीं भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इन्हीं दो चार्ज के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट आया जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। आई होप आपको अभी क्लियर हुआ होगा। तो ये क्या है, अपना पार्शियल चार्ज, ये है अपना पार्शियल चार्ज। तो पार्शियल चार्ज है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ। ये क्या है अपना आर, ये है आर, और ये है अपना क्यू, और यहाँ है क्यू और ये आर। तो म्यू विच इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, ये होता है। तो अब इसको मैं इरेज करता हूँ, इसके आगे और इसके बारे में देखते हैं। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, या फिर इस तरीके से लिखो, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, मैं बता रहा हूँ। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब कैसे करता है, तो जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम से। एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट is represented by using an arrow। एक एरो का हम यूज करते हैं। अब ये एरो किस तरीके से बनाया जाता है, बाय एरो। अब एरो किस तरीके से रहता है, इस तरीके से, यहाँ पे कैसा रहेगा, और एक ये एरो। अब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव के तरफ जाता है, पॉइंटिंग फ्रॉम इलेक्ट्रो नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो जो डाइपोल मोमेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद हेल्प ऑफ एरो। एरो कैसा आता है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की तरफ ये जाता है। एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन का एग्जांपल लेता हूँ। एक है हाइड्रोजन, दूसरा है फ्लोरीन। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना होगा, तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन क्या है, पार्शियल नेगेटिव। अब ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, एक एरो बनाएंगे इस तरीके का यहाँ पे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो डाइपोल मोमेंट इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। अब देखो, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, दोनों के बीच में डिफरेंस है।
अब अगर अपने को सेंट्रल एटम और लोन पेयर के बीच में अगर डायपोल मोमेंट का रिलेशन बताना है तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो एरो है वो सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ जाएगा। कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ लोन पेयर प्रेजेंट, लोन पेयर प्रेजेंट देन एरो, देन यहाँ पे लिखता हूँ देन एरो गो फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ NH3 का, N एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे पहले दो लोन पेयर रहेंगे। अब लोन पेयर है यहाँ पे, ये इस तरीके से लोन पेयर, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ये, लोन पेयर ये, तो इसको डायपोल मोमेंट किस तरीके से हम दिखाएंगे, इस तरीके से, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डायपोल मोमेंट दिखाते हैं। तो आई होप ये भी आपको पता चला होगा। उसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास कुछ यूनिट रहेगा, तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज डी बाय। इसको मैं इरेज करता हूँ, आप वो देखते हैं, मतलब इसके आगे पॉइंट्स को देखते हैं। जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, डी बाय, इसका नाम है डी बाय, DEBYE, डी बाय। तो आपको यूनिट याद रखना है, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज डी बाय। फिर इसके बाद इसका वैल्यू होता है डी बाय विच इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम्ब मीटर। ये क्या है, सी यहाँ पे CM मतलब सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है कूलम्ब, और ये क्या है मीटर। तो 1 डी बाय विच इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻³ CM, सी कूलम्ब और ये मीटर। अब ये कूलम्ब मीटर क्यों आया, तो मैंने आपको बताया था इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बराबर Q इंटू M। क्यू क्या होता है, चार्ज, तो चार्ज को किससे हम डिनोट करते हैं, C से, कूलम्ब से, इंटू मीटर मतलब M, ये क्या हो गया CM, डेट इज कूलम्ब मीटर, यही हो गया। तो इसका यूनिट आप बोलो डी बाय या फिर बोलो कूलम्ब मीटर, बात एक ही है। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका भी एक रिलेशन होता है, डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा डायपोल मोमेंट भी रहेगा। अब एग्जांपल से आप समझ सकते हो, हाईलाइट कर दिया। अब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। इसके बाद जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है उसमें डायपोल मोमेंट 0 होता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैज़ डायपोल मोमेंट 0। डायटोमिक molecules has dipole moment। अब ऐसा होता क्यों है, हैज़ डायपोल मोमेंट विच इज इक्वल टू 0, ऐसा क्यों, इसका रीज़न है वाई। अब देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल जैसे H2 F2 N2 एक्सेट्रा, ये हुआ। अब देखो हाइड्रोजन में क्या होगा, इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है। हाइड्रोजन में क्या होगा, H2 में एक H एक ही H, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, तो जो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 0 होगा। अगर चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट भी 0 होगा, इसलिए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो ये पूरा बात हुआ डायपोल मोमेंट पे। तो अब इसका एग्जांपल्स और इसके आएगा मॉलिक्यूलर और बाइटल थ्योरी मतलब MOT, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।